वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, जो कि है मेथड्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। दैट मीन्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंटर कर चुके हैं और वहाँ पे अब आपको किस तरीके से पेमेंट मिलेगी या किस तरीके से पेमेंट को एग्जीक्यूट करना है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, उसके बारे में we will discuss today. So let's just moving on. फर्स्ट इज़ कि कौन कौन से मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फाइनेंस में काम आते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फाइनेंस में दोनों तरह के फाइनेंसेस आ जाएंगे, मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, एज वेल एज द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में बेसिकली वी आर डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल बैंक्स और फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, और शॉर्ट टर्म में वी कैन टेक द शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम एनी अदर मेथड्स, या किसी और से भी ले सकते हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल, फ्रॉम ग्रुप ऑफ पर्सनस। इट डिपेंड्स अपॉन द feasibility of the business. So let's discuss accounts receivable financing. An exporter that needs funds immediately may obtain a bank loan that is secured by assignment of account receivable. कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्सपोर्टर जिसको फंड्स तुरंत चाहिए होगा, ही कैन ऑब्टेन अ लोन, अ बैंक लोन, जो कि सिक्योर्ड होगा किसी न किसी असाइनमेंट से ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मतलब उसको कहीं ना कहीं वो पैसा मिलेगा फ्यूचर में, एंड इट शुड बी ऑलवेज सिक्योर्ड बाय द मीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर BR और अकाउंट रिसीवेबल। फैक्टरिंग का केस तब आता है जब हम व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी, जब वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है अंडर फैक्टरिंग। The accounts receivable are sold to a third party, that is the factor, that then assumes all the responsibilities and exposure associated with the collecting from the buyer. यहाँ पे क्या है, जो भी आपको पैसा मिलने वाला होता है, ठीक, whether the income that you are going to earn by the means of export, ठीक है, उसको क्या करते हैं, द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। किसी और को हम हायर कर लेते हैं या किसी और को हम वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो बायर के पास पहुंच जाती है। ठीक, इट मीन्स दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेज और डैमेजेस। आपको कोई भी कवरेज वहाँ पे नहीं देना है। आप फैक्टरिंग कर देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं वहाँ पे, और हायर करने का मतलब ये इन द केस लाइक यू आर गिविंग देम, एंटरिंग देम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो थर्ड पार्टी के ऊपर चली जाती हैं। यू आर नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। लेटर्स ऑफ क्रेडिट पहले भी डिस्कस किया होगा। अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन यू। These are the issued by the bank on the behalf of importer, promising to pay the exporter upon the presentation of shipping documents. यहाँ पे क्या है कि जो पेमेंट होती है, पेमेंट इज गिवन टू द एक्सपोर्टर आफ्टर ही प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स, द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही जो इम्पोर्टर का बैंक, यहाँ पे बैंक्स मेन रोल प्ले करते हैं दोनों साइड से, इम्पोर्टर की साइड से भी और एक्सपोर्टर की साइड से भी। ठीक है, जो पेमेंट मिलेगी एक्सपोर्टर को वो मिलेगी फ्रॉम हिज ओन बैंक, और जो पेमेंट मिलेगी एक्सपोर्टर के बैंक को वो मिलेगी फ्रॉम द इम्पोर्टर्स बैंक। द इम्पोर्टर पेज द इशूइंग बैंक द अमाउंट ऑफ LC प्लस एसोसिएटेड फीस। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पेमेंट का फ्लो जो होता है वो इम्पोर्टर के बैंक से एक्सपोर्टर के बैंक को होता है, और फिर अगेन दैट पेमेंट इज गिवन टू द एक्सपोर्टर। फिर उसके बाद से जब सामान की सेलिंग करने के बाद जो पैसा आएगा, और सामान को बेचने के बाद पैसा किसके पास आएगा, इम्पोर्टर के पास। एक्सपोर्टर ने सामान अपना एक्सपोर्ट कर दिया है, इम्पोर्टर के पास वो सामान पहुंच गया, बट एक्सपोर्टर रिक्वायर्स इमीडिएट पेमेंट, उसको पेमेंट तुरंत चाहिए थी। सो इम्पोर्टर ने क्या किया, अपने बैंक से बोला कि यू जस्ट ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है,
जैसे ही सामान बिकने के बाद मेरे पास जो सेलिंग अमाउंट आएगा वो हम आपको पे कर देंगे, प्लस योर चार्जेस, जो भी आपने चार्जेस लिए होंगे फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। कॉमर्शियल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एलसी आर इररिवोकेबल। इररिवोकेबल क्या होता है? दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक बार अगर आपने फाइल अप कर दिया है, सो यू हैव टू जस्ट बी इन द कॉन्ट्रैक्ट। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टिपिकली इंक्लूड ड्राफ्ट, which means site out time, a commercial invoice is nothing but the details of the product, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और कितने क्वांटिटी में है, कितना लॉट है, सब कुछ वहाँ पे लिस्टेड होगा। एंड अ बिल ऑफ लेडिंग, रिसीट फॉर शिपमेंट। बिल ऑफ लेडिंग इज व्हाट? इट इज़ अ रिसीट फॉर शिपमेंट। ये बिल ऑफ लेडिंग कौन देता है? इट इज़ गिवन टू द ओनर ऑफ द वेसल। Sometimes the exporter may request that the local bank confirms the LC. एक्सपोर्टर कह रहा है कि इन सर्टन केसेस जहाँ पे अगर पहली बार कोई एक ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, सो देयर माइट बी द डाउट इन केस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्टर के दिमाग में डाउट आ सकता है कि वेदर आई विल गेट द पेमेंट और नॉट। सो वो क्या कहेगा? ही विल रिक्वेस्ट द इम्पोर्टर टू कन्फर्म द बैंक गारंटी फ्रॉम द इम्पोर्टर्स बैंक। अगर एक्सपोर्टर इंडिया का है और इम्पोर्टर बांग्लादेश का है, इन दैट केस इंडियन एक्सपोर्टर बांग्लादेश के इम्पोर्टर को बोलेगा कि जस्ट आई नीड अ बैंक गारंटी फ्रॉम योर बैंक दैट आई विल गेट द पेमेंट आफ्टर प्रेजेंटिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस इंक्लूड स्टैंड बाई एलसीज। किस किस टाइप के एलसीज होते हैं यहाँ पे? लेटर ऑफ क्रेडिट का टाइप्स दे रखा है यहाँ पे। फंडेड ओनली इफ द बायर डज नॉट पे द सेलर एज अग्रीड अपॉन। स्टैंड बाय जैसे क्या होता है? होल्ड ऑन एलसीज, ठीक है, जिसको हम होल्ड पे रखते हैं। ये तभी फंड किए जाएंगे जब बायर सेलर को वो पेमेंट नहीं देता है जो कि उसने प्रॉमिस किया था। ठीक, कहने का मतलब ये है कि सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट वाली होंगी, लेकिन पेमेंट तभी मिलेगी एक्सपोर्टर को जब इंपोर्टर जो होगा पेमेंट देने में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पेमेंट करने में फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबल एलसीज। द फर्स्ट बेनिफिशियरी कैन ट्रांसफर ऑल और अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल एलसी टू द थर्ड पार्टी। कहने का मतलब है कि जो पहला बेनिफिशियर है, मतलब द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को पैसा मिलने वाला है इन अंडर द टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर वो चाहे तो वो पैसा, यानी वो बेनिफिशियरी का जो टाइटल है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है टू एनी थर्ड पार्टी इन केस ही वांट्स टू ट्रांसफ़र दैट अमाउंट। ठीक, अगर इंडियन एक्सपोर्टर है तो वो चाहे तो अपने किसी कलीग को या फिर किसी अदर कंपनी को वो ट्रांसफ़र कर सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट इन केस इफ़ ही वांट्स टू गिव दैट पर्टिकुलर पेमेंट टू दैट पर्सन। सो दिस इज द केस ऑफ ट्रांसफरेबल एलसी। जो एलसी, जो लेटर ऑफ क्रेडिट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू एनी थर्ड पार्टी, दैट विल बी ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। असाइनमेंट्स ऑफ प्रोसीड्स अंडर एन एलसी। The original beneficiary assigns the proceeds to the end supplier। कहने का मतलब है कि जो बेनिफिशियरी है, जिसको रियल पैसा मिलने वाला है, जिसको रियल पेमेंट मिलने वाली है, ही असाइंस द प्रोसीड्स टू द एंड सप्लायर। मतलब जो उसने रॉ मटेरियल सप्लाई कहीं से लिया था, ठीक, वो जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट में पैसा उसको मिलने वाला होगा वो अपने ओरिजिनल सप्लायर को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक, सो तीन तरह की आपकी एलसीज यहाँ पे होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होती है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड असाइनमेंट्स ऑफ प्रोसीड्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें कि ओरिजिनल बेनिफिशियरी जो होगा अपने सेल प्रोसीड्स को एक सप्लायर को ट्रांसफ़र कर देगा, किसी और सप्लायर, या तो वो सप्लायर रॉ मटेरियल का भी हो सकता है या फिर एंड प्रोडक्ट का भी सप्लायर हो सकता है, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट विल बी bankers acceptance. This is a time draft that is drawn on and accepted by a bank, that is the importer's bank. The accepting bank is obliged to pay the holder of the draft at maturity.
कहने का मतलब है कि ये एक तरह का टाइम ड्राफ्ट होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं इट इज़ अ केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, ये टाइम ड्राफ्ट होता है जहाँ पे क्या कहते हैं कि दैट इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय अ बैंक, मतलब जो इम्पोर्टर का जो बैंक होगा, ठीक, इट इज़ ड्रॉन ऑन दैट पर्टिकुलर बैंक, और द एक्सेप्टिंग बैंक इज ऑब्लाइज टू पे द होल्डर एट द ड्राफ्ट ऑफ मेच्योरिटी। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे एक्सपोर्टर ए है और इंपोर्टर बी है। इन दैट केस द एक्सपोर्टर ए is has drafted a banker's acceptance draft on the importer। ठीक, बी के ऊपर टाइम ड्राफ्ट इम्पोज कर दिया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बी इज एंटाइटल्ड टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द ड्राफ्ट। ठीक है, अगर ड्राफ्ट आपका 8 महीने का है या 7 महीने का, लेट्स से इट इज़ ऑफ 8 मंथ्स, तो जैसे ही 8 महीने पूरे होंगे द इम्पोर्टर्स बैंक विल हैव टू पे that particular amount that is listed in the draft to the exporter। If the exporter does not want to wait for the payment, it can request that bankers acceptance be sold in the money market। Trade financing is provided by the holder of bankers acceptance। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्टर को पेमेंट इमीडिएटली चाहिए, तुरंत के तुरंत पेमेंट चाहिए, सो इस केस में वो क्या कहेगा, ही विल आस्क दैट ड्राफ्ट को आप मनी मार्केट में बेच दीजिए। मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, सो मनी मार्केट इज बेसिकली द शॉर्ट टर्म मार्केट, जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं फॉर द सिक्योरिटीज, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज। सो यहाँ पे क्या है, ही विल आस्क द बैंकर द ड्राफ्ट टू बी सोल्ड इन द मनी मार्केट। अब उसको पेमेंट तुरंत चाहिए और शॉर्ट टर्म पेमेंट है, तो पेमेंट ऑटोमेटिकली इमीडिएट पेमेंट वहाँ पे पॉसिबल है, उसको पेमेंट मिल जाएगी। द बैंक एक्सेप्टिंग द ड्राफ्ट्स charges an all in rate, that is called interest rate, that consists of discount rate plus acceptance commission। कह रहे हैं कि जो भी बैंक आपका ये यानी इम्पोर्टर्स बैंक, द इम्पोर्टर्स बैंक हुएवर इज एक्सेप्टिंग द ड्राफ्ट, जो भी बैंकर एक्सेप्टेंस उसके ऊपर ड्राफ्ट अपॉन किया गया है, उसके बदले में वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, डिस्काउंट रेट भी होगा प्लस द एक्सेप्टेंस कमीशन। ठीक, डिस्काउंट रेट इज नॉर्मली द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कह लें या कूपन रेट कह लें, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह लें, फाइनेंशियल टर्म्स में ऑल आर द सेम थिंग्स। और प्लस एक्सेप्टेंस कमीशन, जो भी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जो ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है उसको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो भी आपने कमीशन चार्ज किया है। जैसे नॉर्मली अगर बैंक में कभी गए हों, तो अगर आपका अकाउंट उस पर्टिकुलर बैंक में नहीं है, देन यू जस्ट पे द कैश एंड गेट द डिमांड ड्राफ्ट। सो उस डिमांड ड्राफ्ट को बनाने के लिए दे चार्ज सम अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, सेम टाइप ऑफ कमीशन यहाँ भी चार्ज की जाती है फ्रॉम द इम्पोर्टर्स बैंक। In general, all in rates are lower than the bank loan rates. They usually fall between the rate of short-term treasury bills and commercial papers। कहने का मतलब यही है कि जितने भी रेट्स यहाँ पे अप्लाइड होंगे, मतलब डिस्काउंट रेट प्लस एक्सेप्टेंस कमीशन, जिसको बोलते हैं क्या, ऑल इन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट, ये रेट कम होगा एज इन कंपैरिजन टू द बैंक लोन रेट। जो भी आप बैंक लोन लेते हैं, जो उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, उससे कहीं ज़्यादा कम होता है। और ये किसकी रेंज में फॉल होते हैं, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, दैट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इशू करेगी आरबीआई, बट इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कॉमर्शियल पेपर्स, ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर्स एंड ट्रेजरी बिल्स बोथ आर द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। Banks may provide short-term loans that finance the working capital cycle from the purchase of inventory until the eventual conversion to cash। Working capital financing मतलब क्या होता है, working capital is also known as it is a difference between current assets and current liabilities। मतलब हमें डेली ट्रांजैक्शंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, रूटीन खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए होता है, या फिर डेली ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ठीक,
सो बैंक्स में प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स। यहाँ पे क्या है कि बैंक्स आपको शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकते हैं कभी कभी टू फाइनेंस योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो भी आपके डेली ऑपरेशंस हैं, वर्किंग साइकिल है, वो डिसरप्ट ना हो उसके लिए जो बैंक्स होंगे दे माइट प्रोवाइड यू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और किस तरह की प्रोवाइड करेंगे? शॉर्ट टर्म लोन्स के फॉर्म में। और इनकी जो रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक होगी? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री तीनों तरह की होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स की। बट परचेज ऑफ इन्वेंट्री यहाँ बोला गया है, इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। सो परचेज ऑफ इन्वेंट्री मीन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अनटिल द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड, मतलब कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के उसको बनाने का, प्रोसेस करने का, फिनिश गुड्स तैयार करने का जो भी खर्चा होगा उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस के फॉर्म में बैंक से आप ले सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। दैट यस। सो मूविंग ऑन, मीडियम टर्म कैपिटल गुड्स फाइनेंसिंग, इट इज फॉरफेटिंग। The importer issues a promissory note to the exporter to pay for its imported capital goods over a period that generally ranges from 3 to 7 years। यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स मीडियम टर्म। ठीक, और मीडियम टर्म का जो रेंज होता है इट इज़ फ्रॉम 3 to, बेसिकली अगर कहें तो इट इज़ बियॉन्ड 1 year, बट इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 7 or 8 years। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पेमेंट के लिए इम्पोर्टर एक तरह का प्रॉमिसरी नोट इशू कर देगा टू द एक्सपोर्टर इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। और यहाँ पे अब चूंकि मीडियम टर्म की बात हो रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स। जो भी कैपिटल गुड्स होंगे, कैपिटल गुड्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ फिक्स्ड असेट्स जो कि आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स। इफ़ यू टेक अ बिल्डिंग ऑन अ लीज, that is also a part of capital goods. The exporter then sells the notes without recourse to a bank, that is the forfeiting bank. So यहाँ पे क्या है? promissory note importer ने issue किया है in the favor of exporter for medium term investment, मतलब 3 से 7 साल तक के लिए। और जो भी आइटम्स इम्पोर्ट किए गए हैं that are the capital goods। एक्सपोर्टर क्या करेगा? ही इफ़ ही वांट्स द पेमेंट, ही जस्ट सेल्स द प्रॉमिसरी नोट। वो उस प्रॉमिसरी नोट को बैंक को बेच देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉरफेटिंग बैंक। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग में और फैक्टरिंग में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग में क्या होता है? वी जस्ट मूव ऑन टू द थर्ड पार्टी को असाइन कर लेते हैं बीच में। लेकिन फॉरफेटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। वी go to the bank to it is just like a encashment of your check। अगर चेक मिला है, जाके उसको बैंक से एनकैश करा लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बस इतना है कि प्रॉमिसरी नोट होता है आप एक्सपोर्टर के पास में, और उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए वो अपने बैंक के पास जाता है, विच इज़ नोन एज द फॉरफेटिंग बैंक। काउंटर ट्रेड, these are the foreign trade transactions in which sale of goods to one country is linked to the purchase or exchange of goods from the same country। Common counter types include barter, compensation, that is the product buyback, और counter purchase। कहने का मतलब है कि जस्ट आपने सुना होगा कि पहले की ट्रेडिंग कैसे होती थी। इट वॉज इन द बार्टर फॉर्म। गुड्स एक्सचेंज करते थे, ना कि हम करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज करते थे। मतलब सेलिंग की है आपने तो बदले में करेंसी नहीं मिलेगी, बदले में वो अभी आपको कोई ना कोई गुड्स दे देंगे। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ गुड और सम काइंड ऑफ सर्विसेज। सो काउंटर ट्रेड में ये होता है कि देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अगर एक पार्टी एक्सपोर्टर है, दूसरी इम्पोर्टर है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर इंडिया एक्सपोर्टर है और बांग्लादेश इम्पोर्टर, अगर इंडिया एक्सपोर्टर है, बांग्लादेश इम्पोर्टर है कोस किसी एक गुड के लिए, सो उस गुड को काउंटर करने के लिए, उस गुड को ट्रेड ऑफ करने के लिए, इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बांग्लादेश विल बिकम द एक्सपोर्टर एंड इंडिया विल बिकम द इम्पोर्टर। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड नॉट द एक्सचेंज ऑफ
currencies. There can be various types which include barter trade, compensation जिसको बोलते हैं compensation भी बोलते हैं, and counter purchase. आपने एक परचेज को नलीफाई करने के लिए दूसरी सेल कर दी, ठीक है, that is counter purchase. The primary participants are government and multinationals. यहाँ पे क्या है, देर आर जो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि इन द करेंट कोविड सिनेरियो, कुछ महीने पहले हमने दुबई से एक एग्रीमेंट किया था ऑफ व्हाट डू यू से काइंड ऑफ, इट वाज फार्मिंग एग्रीमेंट. आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द क्रॉप, बट इट इज़ काइंड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट. सो यहाँ पे क्या है, ये सम तरह की सर्विस उसको दी गई थी. बदले में क्या किया, जब कोविड सिचुएशन आई, सो फ्रॉम सऊदी अरेबिया वी आर गेटिंग द अमाउंट द क्वांटिटी ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ओवर देयर. ठीक है. सो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ हुआ है और ये गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से. ठीक. सो इट इज़ ओनली सूटेड फॉर द गवर्नमेंट एंड मल्टीनेशनल. छोटे मोटे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर्सनस हो गए या फिर एक्सपोर्ट कंपनीज हो गई, वो इसमें नहीं इंटर कर सकती. ठीक है. इट माइट बिकम वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम बिकॉज दे आर ओनली वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट. ठीक. So this was all for today. If you have any doubt, you can just ask me in the comment section or in the WhatsApp group of the college. Okay, thank you lot. Thanks sir. Thanks a lot.